बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर की गई हैं। एक सबसे पहले कुछ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज फ्रीक्वेंटली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद उनसे रिलेटेड ख़ास तौर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। और उसके बाद डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर किया जाएगा, जो कि फाइनेंस में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास कुछ सर्टन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि फाइनेंस में फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो टर्म है वो हमारे पास है ROR, जिसको रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी उसकी जो भी हमारे हमने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी उसके ऊपर जो हमें मिलने वाला रिटर्न है उसको आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पर गौरतलब बात ये है कि ये किसी भी इन्वेस्टमेंट की एनुअल ग्रोथ, उसकी जो टोटल ग्रोथ होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो हमें शो कर रही होती है ये चीज़। और इसमें जो इन्फ्लेशन का एलिमेंट होता है वो इन्वॉल्व किया जाता है, मींस के डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकाले जाते हैं। तो ऐसी चीज या ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व हो या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकाले जाएं, या इन अदर वर्ड्स हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल ग्रोथ कैलकुलेट की जाए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो उसको बोलते हैं रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर अगली चीज हमारे पास आती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब IRR एंड ROR, इन दोनों में बड़ा माइन्यूट सा फर्क होता है। ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। IRR से मुराद है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब जो हमारी IRR है ये सिर्फ हमें एनुअल ग्रोथ रेट बता रही होती है, एनुअल बेसिस पर, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इसमें इंक्लूड नहीं होते। तीसरी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है MARR, जिसको बोलते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट्स होती हैं, जाहिर बात है किसी भी इन्वेस्टर की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कॉस्ट्स तो उसको पे बैक की जाए, लेकिन उसके साथ साथ उसको एडिशनल प्रॉफिट भी दिया जाए। तो ये जो अ, हम इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कॉस्ट्स का पे बैक करने की कोशिश करते हैं, या इसके लिए जो हम एक थ्रेश होल्ड डिफाइन करते हैं, उस थ्रेश होल्ड को एक्चुअली मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। कि ये वो लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर हाल में मिलना चाहिए। अगर हमारा ROR मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से नीचे होगा तो इट मीन वी शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। जब तक हमारा ROR मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा नहीं होगा, वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हमें करनी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसी इन्वेस्टमेंट में छलांग लगा देंगे जिसका ROR मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से कम होगा, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वही हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो ROR तो दूर की बात हो जाएगी। तो उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना जिसका ROR मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से स्मॉलर होगा।
मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारी एक एग्जांपल है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, उसका मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न सेट किया गया है 15% पे, और हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट पर ROR जो मिलेगा वो 27% है। अब आप ये देखें कि मिनिमम जो थ्रेश होल्ड है इस इन्वेस्टमेंट का वो 15% है, कि 15% तो हर हाल में होना चाहिए। हमें जो ROR प्रपोज किया गया इस इन्वेस्टमेंट का वो 27% है, यानी कि 12% ज्यादा। तो ये अपॉर्चुनिटी फिजिबल है, इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। अगर ये ROR यहाँ पर 27% की बजाय 10% होता, तो दैट मीन्स अब हमारा रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिनिमम रेट से भी नीचे चला गया है, इसलिए हमें वो फिर इन्वेस्टमेंट कैरी आउट नहीं करनी चाहिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जी हमने एक नई मशीनरी परचेज करनी है, और उसके लिए दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं मेरे पास, मशीन ए और मशीन बी। दोनों जो मशीन का प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है, यानी मैं अगर मशीन खरीदता हूँ और 5 साल तक अपने पास रखता हूँ, तो उसके कैश फ्लोज मशीन ए के लेफ्ट साइड पर शो किए गए हैं और मशीन बी के राइट साइड पे शो किए गए हैं। मशीन ए और मशीन बी दोनों की इनिशियल कॉस्ट सेम है, 1,30,000 यूरोज। और इसमें हमने रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए फार्मूला होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस फार्मूले में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास मौजूद है 1,30,000 की शक्ल में। हमारे पास अभी जो चीज़ अननोन है वो है एनुअल प्रॉफिट। अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है टोटल गेन्स या बेनिफिट्स या पॉजिटिव कॉस्ट्स माइनस टोटल आउटले या टोटल कॉस्ट्स या टोटल नेगेटिव कॉस्ट्स। तो जब आप बेनिफिट्स में से कॉस्ट्स को माइनस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे, तो हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। मशीन ए के केस में हम ये निकालते हैं। मशीन ए का टोटल बेनिफिट कितना आएगा, बेनिफिट से मुराद पॉजिटिव कॉस्ट। तो ये 90,000, 40,000, 20,000, 10,000 और 3,000, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1,63,000। इसमें से जब मैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो ये मेरी पहली कॉस्ट है 1,30,000, ये जब मैं माइनस करूंगा और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो कि एक सवाल में गिवन है 5 डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आंसर आता है 6,000। अब ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट है मशीन ए का, हमें ROI चाहिए। तो इस एवरेज एनुअल प्रॉफिट को इस फार्मूले में हम रखेंगे 6,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट कॉस्ट की 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आता है 4.62%। सेम हमने मशीन बी के लिए निकालना है। सबसे पहले टोटल बेनिफिट्स निकाल लेने हैं। बेनिफिट्स में 4,000 है, 7,000, 13,000, 40,000 और 1,00,000। इनको मैं ऐड करता हूं तो आंसर आता है 1,64,000। इसमें से मैं पहली कॉस्ट माइनस कर लेता हूं, मशीन बी की भी 1,30,000 है, और डिवाइड करता हूं 5 से, तो आंसर आता है 6,800। इसको जब मैं ROI वाले फार्मूले में इंसर्ट करता हूँ, तो 6,800 डिवाइडेड बाय 1,30,000 जो कि मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आता है 5.23%। तो ऑब्वियसली जिस भी अल्टरनेटिव का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शो हो रहा होगा, मैं उसी ऑप्शन को चूज करूंगा। तो इस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल के केस में हम मशीन बी को परचेज कर लेंगे, क्योंकि अगले 5 सालों में ये वाली मशीन हमें ज्यादा मुनाफा देगी एज कम्पेयर टू मशीन ए। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल बी की तरफ। इसमें कुछ सिनेरियो इस तरह का था कि एक ब्रिटिश फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसने कैनेडियन फूड स्टोर चेन को 75 मिलियन यूरोज में 3 साल पहले खरीद लिया था। अब जब उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया तो पहले साल के इख्तिताम पर उनको 10 मिलियन का लॉस हुआ, और उसके बाद
सब्सिक्वेंट ईयर्स पे, यानी कि अगले 3 सालों तक या अगले जितनी भी सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं, उनका जो नेट कैश फ्लो है, यानी कॉस्ट इन कॉस्ट आउट, टोटल नेट कैश फ्लो जो है उनका, वो अरिथमेटिक ग्रेडियंट सीरीज के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। अब ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि अरिथमेटिक ग्रेडियंट सीरीज क्या होती है, और उस अरिथमेटिक ग्रेडियंट सीरीज में ये 5 मिलियन के हिसाब से ये नेट कैश फ्लो इंक्रीज करता जाएगा, पहले साल भी दूसरे साल भी, और जब तक ये कंपनी ऑपरेट करेंगे अपने पास रखेंगे, तो ये 5-5 मिलियन के हिसाब से अरिथमेटिक ग्रेडियंट का नेट कैश फ्लो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब क्योंकि जो इस कंपनी के इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 25% होगा पर ईयर, हर तरह की सेल से। तो इस न्यूमेरिकल में हमने करना क्या है कि अगर एक फ्रेंच कंपनी आती है और वो ब्रिटिश कंपनी से ये फूड स्टोर चेन खरीदना चाहती है 159.5 मिलियन में, तो हमें फ्यूचर वर्थ एनालिसिस के थ्रू बताना है कि क्या ये मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न जस्टिफाई कर पाएगा इस ऑफरिंग पर, या जो ये फ्रेंच कंपनी हमें ये अमाउंट ऑफर कर रही है, क्या हमें ये ऑफर इस एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न को मद्देनजर रखते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो जितने भी इस क्वेश्चन में जितने भी कैश फ्लोज हैं, उन तमाम को हमने फ्यूचर वर्थ एनालिसिस, यानी कि उनकी फ्यूचर वर्थ निकाल लेनी है। और फ्यूचर वर्थ हमने निकाल लेनी है। फ्यूचर वर्थ निकालने के बाद अगर तो आंसर हमारे पास माइनस में आया, दैट मीन्स 3 साल बाद भी हमारी कंपनी लॉस में होगी, तो हमें ये ऑफरिंग प्राइस रिजेक्ट कर देनी चाहिए। अगर हमारा फ्यूचर वर्थ की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो ये ऑफरिंग हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 3 सालों के लिए हम सबसे पहले इसकी कैश फ्लो डायग्राम देख लेंगे। ये लेफ्ट साइड पर ए पार्ट जो है, ये इसकी कैश फ्लो डायग्राम है कि ईयर 0 पे हमने ये चेन खरीदी 75 मिलियन में, पहले साल हमें लॉस हुआ 10 मिलियन का, और उसके बाद 5-5 मिलियन के हिसाब से ग्रेडियंट सीरीज के हिसाब से हमारा नेट कैश फ्लो इंक्रीज कर रहा है। और तीसरे साल अगर हम ये स्टोर बेच दें, तो हमें जो ऑफर आई थी वो थी 159.5 मिलियन की। तो हमने फ्यूचर वर्थ निकाल लेनी है तमाम कैश फ्लोज की। सबसे पहले 75 ये नेगेटिव कॉस्ट है, इसकी फ्यूचर वर्थ निकाल लेनी है 3 पीरियड्स पे। फिर हमारे पास 10 आता है, ये वाला 10, इसकी हमने फ्यूचर वर्थ निकालनी है, लेकिन अब पीरियड हमारे पास जो बचेंगे वो दो आ जाएंगे, ये वाला एक पीरियड और ये वाला दूसरा पीरियड। तो -10 के केस में ये N2 हो जाएगा। और फिर हमारे पास तीसरा आता है 5 मिलियन का, तो अगेन यहाँ पर अब एक पीरियड रहता है, इसकी फ्यूचर वर्थ हमने 3 पर निकालनी है, तो इसके लिए N मेरे पास 1 हो जाएगा। और 159.5 मिलियन जो थी वो पॉजिटिव कॉस्ट थी, इसलिए वो इस पे ऐड होगी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है -8.86 मिलियन। अब आप ये देखें, हमारा जो फ्यूचर वर्थ है वो माइनस में आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो ऑफर हमें की जा रही है प्राइस, ये हमें प्रपोजल रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो तीसरे साल के इख्तिताम पर फिर भी हम 8.86 मिलियन के लॉस पर चल रहे हैं। ये तो था पार्ट ए। अब पार्ट बी में वो हमसे पूछता ये है कि अगर इस ब्रिटिश फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस स्टोर को अपने पास 5 सालों तक रखती है, तो इस 25% मार पे इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब ये पार्ट बी में इसका कैश फ्लो आप देख लें। अगर ये 5 साल हम इसको ऑन करते हैं, 0 पर हमने खरीदी 75 मिलियन, ईयर 1 पे, पीरियड 1 पे, जब ये ख़त्म हुआ तो मेरे पास पहले साल के अख्ताम पे 10 मिलियन का लॉस हुआ, और उसके बाद 5-5 मिलियन के हिसाब से मेरा कैश फ्लो इंक्रीज कर रहा है। यानी अब आप ये देखें,
पीरियड 2 पे ये 5 मिलियन हुआ, 3 पे ये 0 हो गया, 4 पे ये +5 मिलियन हो गया, 5th ईयर पे ये +10 मिलियन हो गया। तो अगेन इसमें भी हमने तमाम जो हमारी कॉस्टें आ रही हैं इनकी फ्यूचर वर्थ निकालनी है 5th पीरियड पे, और हमने बताना है कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले 75 की हमने फ्यूचर वर्थ निकाल लेनी है N5 पे, 25% मार वो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए। अब जो N है हमारा तमाम का वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने 5th पीरियड के एंड पे ये कंपनी बेच देनी है। तो प्रीवियस जितने भी साल हमारे होंगे उनकी तमाम कॉस्टें, जिस तरह की भी वो कॉस्टें हैं, उनको अब हमने 5 सालों पर डिस्ट्रीब्यूट करके 5वें साल के एंड पे उनकी फ्यूचर वर्थ निकाल लेनी है। इसलिए एन मेरा इस केस में 5 कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 75 को मैं फ्यूचर में किया, उसके बाद सेम मैंने 10 को फ्यूचर में किया। अब आप ये देखें मेरा जो ग्रेडियंट सीरीज है ये 5 मिलियन के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन मेरे पास पॉजिटिव आ गया। जब भी अरिथमेटिक ग्रेडियंट डिक्रीज करता है यानी डाउनवर्ड स्लोप बनाता है तो हम यहाँ पर साइन माइनस का लगाते हैं। अभी ये अपवर्ड ग्रेडियंट है, अपवर्ड स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, इसीलिए यहाँ पर मैंने साइन प्लस का रख लिया। और इसको इसकी मैंने इसको A/G से यानी जो हमारा अरिथमेटिक ग्रेडियंट का जो हमने पढ़ा है उस पे कन्वर्जन, सबसे पहले उसकी अरिथमेटिक ग्रेडियंट सीरीज को कैलकुलेट किया, और उसकी फिर मैंने फ्यूचर वर्थ निकाल ली 5th ईयर के एंड पे। क्योंकि ये F/A इसलिए मैंने किया कि ये हर साल 5-5 के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने इसकी जो फ्यूचर वर्थ निकाली है वो F/A वाले फार्मूले से निकाली है। तो F/A मार 25% हो जाएगा, N5 हो जाएगा। इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 246.81 मिलियन। तो ये वो ऑफरिंग प्राइस है कि अगर मैं 5वें साल 25% के मार्क को मद्देनजर रख के इस कंपनी को बेचूं तो 5वें साल पर मुझे 246.81 की कम से कम ऑफर लाजमी आनी चाहिए, तब मैं इस कंपनी को बेचूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डेप्रिसिएशन का, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव पे। तो जो भी हमारी टैक्सेशन है, चाहे हमारी इनकम टैक्सेस हैं या कॉर्पोरेट टैक्सेस से रिलेटेड हम बात करें, तो उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। क्योंकि कंपनी या जो इंडिविजुअल बंदा अपने टैक्सेस पे करता है तो उसके पास जो एसेट्स होते हैं, जो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, जो डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं, वो उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको अपनी टोटल जो हमारी बुक वैल्यू आ जाती है। मतलब कि हम अपनी टोटल जो जितना हमने टैक्स देना है उतना टैक्स हम उस पर हमें उसकी अमाउंट पता चल जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली हमारे जो एसेट है उसकी डेप्रिसिएबल लाइफ में जो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो जो डेप्रिसिएशन जितनी अमाउंट से हो रही है उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं, और जितने सालों तक वो डेप्रिसिएशन हो रही है उसको डेप्रिसिएबल लाइफ बोलते हैं। ये आप एक दफा स्लाइड इसको बेशक रीड भी कर लें। कंपनी की जब बैलेंस शीट्स बन रही होती हैं, जब भी बैलेंस शीट में हमारे पास कंपनी की एसेट्स एसेट्स मेंशन होते हैं, कंपनी के लाइबिलिटीज मेंशन होती हैं और स्टेक होल्डर इक्विटीज मेंशन होती हैं। तो उस कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। अब
होगा क्या, जब वो अपनी डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी जो एसेट होगा उसकी करंट बुक वैल्यू के हिसाब से उसके ऊपर के वो टैक्सेस पे करेंगे। उस बुक वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास हर साल के एंड पे उस स्पेसिफिक एसेट की बुक वैल्यू बचेगी, उस बुक वैल्यू के ऊपर फिर टैक्सेस लगेंगे। अब कंपनी उस स्पेसिफिक एसेट से जितना मर्जी प्रॉफिट अर्न कर रही हो, क्योंकि उनकी अर्निंग पर उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा एसेट का, वो एसेट की जो बुक वैल्यू होगी, बुक वैल्यू एक्चुअली हम आगे देखेंगे भी सही, उसमें से हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो वो जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर आके उस कंपनी का टैक्स उस एसेट से रिलेटेड उसको पे करना पड़ेगा। तो एसेट को जितना ज्यादा डेप्रिसिएट करते चले जाएंगे उसकी बुक वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। अब अगर बुक वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो ऑब्वियसली उस पर लगने वाला टैक्सेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा उतनी कम टैक्सेबल इनकम होगी, और कंपनी के जो टैक्स बिल्स होंगे वो उतने कम होंगे। अब हम अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास एक टेंजिबल प्रॉपर्टी आती है और दूसरी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी आती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी में हमारे पास ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जिनको आप अपने फाइव सेंसेस यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको टेंजिबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जिसमें आपका लैंड आ गया, आपकी आपकी बिल्डिंग्स आ गई, या आपकी कोई इक्विपमेंट्स या मशीनरी आपकी आ जाए, आपके व्हीकल्स ऑफिसेज आ जाएं, तो ये तमाम चीज़ें टेंजिबल प्रॉपर्टीज में आती हैं या एसेट्स में आती हैं। अब अगर आप इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में आपके पेटेंट्स आ जाते हैं, आपके कॉपीराइट्स आ जाते हैं, आपके ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो लैंड है, जो ज़मीन है, एक्चुअली ज़मीन को फाइनेंस में नॉन डेप्रिसिएबल एलिमेंट बोला जाता है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आपका जो लैंड है उसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है। मींस ना वो डिटोरिएट होगा, ना वो खराब होगा, ना वो उसको जंग लगेगा, ना वियर एंड टीयर होगी। इसलिए जो हमारा लैंड होता है, लैंड की जो अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है उसकी बेस पर हम ये कहते हैं कि जो लैंड है वो नॉन डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी है। इसीलिए उसको जब हम अपने टैक्सेस में शो करेंगे तो उसकी हम डेप्रिसिएशन शो नहीं करवा सकते। फिर अगर हम डेप्रिसिएशन मेथड्स की बात करें तो हमारे पास पांच डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जो हम डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल मेथड्स आ जाते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर हमारे पास एक्सेलरेटेड मेथड्स आ जाते हैं जिसमें सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस स्विचिंग टू स्ट्रेट लाइन या डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। फिर आजकल जो लेटेस्ट यूएस वाले यूज कर रहे हैं वो सिस्टम आ जाता है मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। अब इससे पहले कि इन टेक्निक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें, दो तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का हमें पता होना चाहिए जो इन मेथड में फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू उस स्पेसिफिक एसेट की नेट वैल्यू को कहते हैं जो कि हम अपनी बैलेंस शीट में या कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो कर रही होती है एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। दूसरी टर्म आ जाती है जी कॉस्ट बेसिस। कॉस्ट बेसिस को अगर सिंपल डिफाइन किया जाए तो ये उस स्पेसिफिक एसेट की ओरिजिनल वैल्यू होती है या उसकी परचेज प्राइस होती है, या आप उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस होती है, और इसमें कॉस्ट बेसिस में उस स्पेसिफिक एसेट की डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं, कमीशनिंग चार्जेस भी आ जाते हैं, उसका उसको एक्चुअली रेडी टू यूज से जितनी भी उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व आ जाएगी वो कॉस्ट बेसिस का हिस्सा होती है। फिर हमारे पास आती है जी डेप्रिसिएशन कॉस्ट।
कि कितनी अमाउंट के हिसाब से डेप्रिसिएट होता है, अगर उन तमाम को हम ऐड कर दें तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्जेस बन जाते हैं। जब हम अपनी कॉस्ट बेसिस में से डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास उस एसेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट होके सामने आ जाती है। सबसे पहला मेथड था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। ये एक न्यूमेरिकल है। लेट्स सपोज हमने एक एसेट परचेज किया जिसकी इनिशियल कॉस्ट थी $900। उसकी यूजफुल लाइफ है हमारे पास 5 ईयर्स, और उसकी सैलवेज वैल्यू जो है वो हमारे पास है $70 की। तो जब भी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है तो उसके लिए जाहिर बात है हमारे पास बी की वैल्यू होनी चाहिए जो हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन है $900, और हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट का पता होना चाहिए। जब डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, तो जब आपको एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज पता होगी तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज निकाल लेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है डी टी इज इक्वल टू बी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। बी मुराद यहाँ पर कॉस्ट बेसिस या फर्स्ट कॉस्ट, माइनस एस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। वैल्यूज इंसर्ट की तो आंसर आया मेरे पास $166। ईयर वन पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट है 166, क्योंकि ये ईयर वन पे भी हम इसको एक्यूमुलेशन का कैलकुलेट वो नहीं निकाल सकते, तो वो एज इट इज 166 आ जाएगी। 900 में से जब मैं 166 माइनस करूंगा तो पहले साल के अख्ताम पे जो बुक वैल्यू आएगी इस एसेट की यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड वो आती है $734। अब ईयर टू पे मैं जब आऊंगा तो मैंने अब एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालनी है, यानी प्रीवियस ईयर की प्लस इस ईयर टू की, तो वो 166 प्लस 166 आएगा 332। 900 में से मैं 332 माइनस करूंगा तो ईयर टू के एंड पर बुक वैल्यू आ जाएगी $568। इसी तरह ईयर थ्री की मैं निकाल लूंगा, फोर की भी निकाल लूंगा, और जब मैं ईयर फोर पर पहुंचता हूं तो मेरे पास बुक वैल्यू इस एसेट की आती है $236। तो अब अकुमुलेटिव डेप्रिसिएशन चार्जेस किस तरह आएंगे? प्रीवियस ईयर की तक की जो डेप्रिसिएशन अकुमुलेटिव डेप्रिसिएशन है वो 664 है, और इसमें मैं प्रेजेंट ऐड कर दूंगा तो 166, तो ये बनती है ईयर फाइव की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन चार्जेस $830। तो 900 में से जब मैं 830 माइनस करूंगा तो मेरे पास आती है $70, जो कि स्टार्ट में गिवन सैलवेज वैल्यू के इक्वल है। आपने एक चीज जहन में रखनी है कि बुक वैल्यू को सैलवेज वैल्यू से नीचे नहीं जाने देना। बुक वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सैलवेज वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू अगर नीचे माइनस में चली गई तो दैट मींस उस स्पेसिफिक एसेट की फिर कोई सैलवेज वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इस डाटा को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, कि एक्स एक्सिस पर हम टाइम शो कर दें, वाई एक्सिस पे बुक वैल्यू शो कर दें। ईयर सबसे टॉप पर हमारे पास थी $900 जो इनिशियल कॉस्ट थी। ईयर वन के एंड पे वो रिड्यूस हो गई $166, फिर वो ईयर टू पे दोबारा 166, और इस तरह करके ईयर फाइव पे वो सैलवेज वैल्यू की इक्वल आ गई $770 के हिसाब से। ये होम टास्क है, सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स पर होगा जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल देखी है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड की। फिर हमारे पास आगे जो मेथड्स हैं, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, इनको हम एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड्स बोलते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इन मेथड्स में जो डेप्रिसिएशन होती है एसेट की, वो उस एसेट के जो इनिशियल कुछ ईयर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शो कर दी जाती है एज कंपेयर्ड टू वो साल जो उसके एंड ऑफ यूजफुल लाइफ के करीब करीब हो, या सैलवेज वैल्यू की तरफ जो जो लोअर ईयर्स हैं वहां पर वहां पर जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो कम शो करवाते हैं ये मेथड्स। तो जब भी एसेट की जाहिर बात है इनिशियल ईयर्स पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो अर्निंग ज़्यादा होगी तो उस अर्निंग पर टैक्स कम शो करवाने के लिए क्या होते हैं कि जी इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है ताकि डेप्रिसिएशन उस एसेट की ज़्यादा करवाई जाए,
ऑब्वियसली उसकी बुक वैल्यू कम आएगी, बुक वैल्यू कम आएगी तो उनको टैक्स कम भरना पड़ेगा, भले वो अर्निंग उससे जितनी ज्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड इसमें आ जाता है एक्सेलरेटेड मेथड में, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड्स। इसमें हमारा जो एसेट है उसका जो जितना भी रिकवरी पीरियड है उसकी जो इनिशियल डेप्रिसिएशन होती है वो मैक्सिमम उसके 1/3 ऑफ रिकवरी पीरियड में कवर कर ली जाती है। हमने जब भी डेप्रिसिएशन अमाउंट सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स में निकालनी है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, n-t+1 डिवाइड बाय सम इंटू b माइनस एस, b मतलब कॉस्ट बेसिस और s मीन सैल्वेज वैल्यू। यहाँ पर सम कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। n यहाँ पर हमारे पास टोटल रिकवरी पीरियड है, टोटल यूजफुल लाइफ है। टी मतलब वो पीरियड जिस पर आप उस एसेट की डेप्रिसिएशन, जिस ईयर पर आप उस एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। और अगर हमने बुक वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए ये बुक वैल्यू का फार्मूला हम यूज करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देख लें कि एक हमने इक्विपमेंट खरीदा जिसकी रिकवरी पीरियड या यूजफुल लाइफ कह लें वो 8 साल है। एस हमें गिवन है 4,000, बी हमें गिवन है 25,000। हमने ईयर 2 पर इसके डेप्रिसिएशन चार्जेस निकालने। तो डेप्रिसिएशन चार्जेस के लिए ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा। यहाँ पर एन हमारे पास 8 आ जाएगा, टी हमारे पास 2 आ जाएगा, सम हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 8 इंटू 8+1 डिवाइड बाई 2, तो ये 36 आ जाएगा। ये वैल्यूज जब हम इस जगह पर रखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4083 US डॉलर्स, जो कि हमारी डेप्रिसिएशन अमाउंट है ईयर 2 पे इस इक्विपमेंट की। ये कुछ क्वेश्चन है सेम टू सेम, जिस तरह एग्जांपल 4 अभी प्रैक्टिस की है उन्हीं गाइडलाइंस पर ये एग्जांपल सॉल्व होगी। फिर हमारे पास आ जाता है जी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में होता क्या है कि हमारे जो भी एसेट है उसको जो हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को या परसेंटेज को हम फिक्स कर देते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस के केस में हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस के केस में हम वो जो भी हम परसेंटेज फिक्स करते हैं या अमाउंट फिक्स करते हैं उसको हम डबल कर देते हैं। यानी अगर हमने 1 रखी है तो वो डबल डिक्लाइनिंग के केस में 2 पे कन्वर्ट हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि हमारी जो जो भी फिक्स्ड परसेंटेज हमने डिक्लाइनिंग बैलेंस के केस में सेट की है वो डबल हम उसको कर देंगे। एग्जांपल इसके देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट समझ लग जाए कि ये डेप्रिसिएशन रेट को हम डबल किस तरह करते हैं। लेट्स सपोज एक मशीन हमने परचेज की 1 लाख डॉलर्स की, 8 साल यूजफुल लाइफ है, 11,000 उसकी सैलवेज वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने उसकी डेप्रिसिएशन रेट निकाल लेना है 1 आवर यूजफुल लाइफ करके, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज पे आ जाएगी 12.5%। अब डबल डिक्लाइनिंग के केस में इसको मैं डबल कर लूंगा, यानी 12.5% जो मेरी डेप्रिसिएशन रेट निकली है इसको मैंने जब डबल कर लिया वो आता है 25%। अब इस 25% के हिसाब से मेरा डेप्रिसिएट होगा ये एसेट, यानी ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकलेगी उसकी इनिशियल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो 25,000 आ गया। ये अब उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गई। तो बुक वैल्यू किस तरह आ जाएगी, 1 लाख में से मैं 25,000 माइनस कर लूंगा तो ईयर 1 की जो बुक वैल्यू आ जाएगी वो 75,000 आ जाएगी। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, जो ईयर 1 की बुक वैल्यू थी उसका 25% लूंगा तो मेरे पास 18,750 US डॉलर। ये अब ईयर 2 की डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई। तो इस कॉस्ट को जब मैं 75,000 में से माइनस करूंगा तो ईयर 2 की मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, ये चेक कर सकते हैं, वो आती है 56,250। तो ईयर 2 पे 56,250 का 25% लूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 14,063 US डॉलर। अब 14,063 को मैं जब 56,250 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 42,188। सेम इसी तरह 4, 5th, 6th, 7th ईयर पे जब मैं आऊंगा
तो मेरे पास आंसर आता है यानी कि 17,798 का जब मैं 20% लेता हूँ तो आंसर आता है 4,4409 US डॉलर्स। इसको जब मैं माइनस करता हूँ 17,798 में से, तो ईयर 7 के एंड पे जो बुक वैल्यू आती है वो आती है 13,348। ईयर 8 पे जब मैं इस वैल्यू का 25% लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 3,338 US डॉलर्स। अब इस 3,038 US डॉलर्स को जब मैं 13,348 में से माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर कमोबेश 10,000 समथिंग आता है। यानी कि मेरी जो सैलवेज वैल्यू थी वो थी 11,000, और ईयर 8 के एंड पे जो मेरी बुक वैल्यू आ गई वो सैलवेज वैल्यू से कम हो गई, यानी कि 10,000 हो गई, 10,000 समथिंग आ रही थी। तो ऐसे केस में जब भी हमारी बुक वैल्यू सैलवेज वैल्यू से नीचे गिर जाए तो हम उस स्पेसिफिक ईयर के पे जो बुक वैल्यू शो करते हैं उस एसेट की, वो उसके सैलवेज वैल्यू के इक्विवेलेंट लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारे पास डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का एक एग्जांपल थी सॉल्व करने के लिए। अब ये एक मेथड वन था जो हम डबल डिक्लाइनिंग के लिए सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले भी अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम अपने स्पेसिफिक ईयर की पर डेप्रिसिएशन अमाउंट और बुक वैल्यू निकाल सकते हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज करके। फार्मूला डेप्रिसिएशन के लिए इक्वेशन 16.8 यूज करते हैं और बुक वैल्यू के लिए हम 16.9 या 16.10 यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन जो सिंपल है वो 16.9 इक्वेशन है बुक वैल्यू के लिए डीडीबी मेथड में। ये अगर हम एक एग्जांपल देख लें, इसमें हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया जिसकी यूजफुल लाइफ थी 12 साल। इनिशियल कॉस्ट जो है वो 25,000 है, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू 2500 US डॉलर है। इसमें हमने ईयर 1 और 4 पे बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन अमाउंट दोनों निकाल। तो डेप्रिसिएशन का ये फार्मूला है और बुक वैल्यू का 16.8 16.9 को हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम हमारा जो डी है डबल डिक्लाइनिंग के केस में वो 2/n हो जाएगा, यानी हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट डबल करके फिक्स करनी है। तो इसके लिए d इज इक्वल टू 2/n था। प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप आए तो यहाँ पर मैंने 12 सिंपल 1/n किया था और फिर वैल्यू को डबल कर दिया था। यहाँ पर डायरेक्ट ही मैंने 2/n कर दिया, यानी वैल्यू को डबल कर रहा हूँ। तो आंसर आता है 0.1667। डी मुझे गिवन है 25,000। टी मुझे यहाँ पर सवाल में गिवन है 1 और दूसरा जो है वो 4। और इसमें जब मैं फार्मूले में डी की जगह, बी की जगह और टी की वैल्यू रखूंगा, ये आप चेक कर लें, टी की जगह मैं 1 रखूंगा जब ईयर 1 की मैं निकालने जा रहा हूँ तो वो आती है 4167 US डॉलर्स। और 16.9 इक्वेशन में जब मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 20,833 US डॉलर्स। ये ईयर 1 की के एंड पे ये बुक वैल्यू है इस एसेट की। अब सेम यही काम हमने ईयर 4 के लिए करना है। तो डेप्रिसिएशन वाला फार्मूला लिखा, यानी कि इक्वेशन 16.8 यहाँ पर। अब हमने टी को 4 लिखना है ईयर, क्योंकि फोर्थ ईयर पे मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ। तो आंसर आता है $2411। और बुक वैल्यू मैंने निकालनी है ईयर 4 के लिए, इक्वेशन अगेन 16.9 यूज करूंगा। और यहाँ पर टी जो आ रहा है, टी की जगह मैं अगेन अब 4 यूज कर लूंगा क्योंकि मैं फोर्थ ईयर पे बुक वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आता है 12,054 US डॉलर्स। अब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हम दो सर्कमस्टांसेस पर यूज कर रहे होते हैं। कौन कौन से हैं जी? व्हेन द एसेट इज यूटिलाइज्ड एट अ मोर रैपिड रेट इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये एक पहला सर्कमस्टांस आ गया जब हम डीडीबी मेथड यूज करते हैं। या दूसरा क्या है? व्हेन द बिजनेस इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस इन द अर्ली स्टेज टू रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी एंड देयरबाय डिफर टैक्सेस। तो ये दो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंडर हम अपना डीडीबी का मेथड यूज करते हैं।